नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शिक्षा भारती का एक लघु उपन्यास खजाने की खोज। खजाने की खोज। बहुत दिन पहले की बात है। मेरे पिता की एक सराय थी। अक्सर उसमें दूर दूर के मुसाफिर आकर ठहरा करते थे। सराय का नाम था एडमिरल बेनवो। एक दिन एक मुसाफिर वहां आया। देखने से वह कोई जहाजी मालूम होता था। उसके पीछे पीछे एक कुली था। कुली ने अपने सिर पर लोहे का एक संदूक उठा रखा था। वह जहाजी लंबा चौड़ा और बहुत तगड़ा था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैं उस जहाजी की बात आज तक नहीं भूल सका हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, उसकी दाहिनी गाल पर तलवार के घाव का निशान था। पहले दिन जब वह सराय में आया, वह कोई गाना गुनगुना रहा था। उसके हाथ में एक तलवार थी। आते ही उसने दरवाजा खटखटाया। मेरे पिता ने दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही वह बोला, मुझे बड़ी प्यास लगी है, एक प्याला शराब ले आओ। मैं जहाज का कप्तान हूँ, यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी कड़ी थी कि सुनकर डर लगता था। कुली ने अंदर आकर एक कोने में उसका संदूक रख दिया और पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद जहाजी ने मेरे पिता से कहा, मेरे खाने पीने के लिए तुम ज़्यादा झंझट न करना, जो कुछ मिल जाएगा उसी से काम चला लूंगा। वह जहाजी अकेले रहना पसंद करता था। भीड़ भाड़ में उसे बड़ी तकलीफ होती थी। उसके पास पीतल की एक दूरबीन थी। दिन भर दूरबीन लेकर वह इधर उधर घूमा करता था। कभी किसी पहाड़ी पर चढ़ता और वहां से आसपास का दृश्य देखता, तो कभी किसी पेड़ पर चढ़कर बैठा रहता था। शाम होते ही सराय में लौट आता था और एक कोने में बैठा रहता था। अगर कोई उसे तंग करता था तो उसे इतना गुस्सा आता था कि उसकी नाक फड़कने लगती थी। एक दिन कप्तान ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, लो, यह 1 रुपया लो। अच्छा बताओ, तुम मेरा एक काम कर दोगे? अगर रास्ते में तुम्हें कोई लंगड़ा जहाजी दिखाई दे तो तुम फौरन आकर मुझे इसकी खबर देना। मैं तुम्हें एक लंगड़े जहाजी को खोजने का काम सौंप रहा हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें 1 रुपया महीना दिया करूँगा, लेकिन याद रखना, यह बात और किसी को मालूम न होने पाए। रुपया पाकर मैं बहुत खुश हुआ और चुपचाप उस जहाजी का काम करने लगा। रोज सड़कों पर इधर उधर घूमकर मैं उस लंगड़े को खोजने लगा। उस लंगड़े का मुझे इतना ध्यान रहने लगा कि हर समय मुझे उसकी सूरत नजर आने लगी। कप्तान सराय में किसी से मिलता जुलता नहीं था और ना कोई उसके पास जाता था। रात में वह काफी देर तक सोता नहीं था, शराब पीता था और जहाजियों का कोई गीत गाता रहता था। उसकी आवाज बहुत मोटी थी। पूरी सराय उससे गूंजती रहती थी। सब लोगों को उसके साथ गाना पड़ता था, वरना वह नाराज हो जाता। कभी कभी वह गाते गाते एकदम से चीख पड़ता था, बंद करो, बंद करो, तुम में से किसी को भी गाना नहीं आता। सब लोग चुप हो जाते थे। कभी कभी वह कहानी सुनाने लग जाता था। उसकी कहानियां भी बड़ी अजीब होती थी। कभी वह दूर देशों की यात्राओं की कहानियां सुनाता था, तो कभी चोर, डाकू और लुटेरों की। अगर कोई बीच में बोलता था तो उसे वह फौरन डांट देता था। इस तरह सराय में रहते हुए उसे काफी दिन हो गए। वह वहां से जाने का नाम नहीं लेता था। ऐसा लगता था जैसे उसे वह जगह पसंद आ गई थी। लेकिन उसका सारा हिसाब उधार चलता था। उस पर बहुत ऋण चढ़ गया था। मेरे पिता बड़े संकट में पड़े हुए थे। वे अगर कभी उससे पैसा मांगते थे तो वह फौरन आंखें निकालकर उन्हें डांटने लगता था। पिताजी डर कर उसके कमरे से चले आते थे। कप्तान जिस संदूक को लेकर पहली बार हमारे यहाँ आया था, वह तब से बराबर बंद था। हमने कभी उसे संदूक को खोलते नहीं देखा था। वह कभी किसी को चिट्ठी भी नहीं लिखता था। शायद उसका कोई संबंधी नहीं था। किसी से उसके बारे में शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। एक दिन की बात है, मेरे पिता को बहुत तेज बुखार आया। मैं जाकर पिता के एक मित्र डॉक्टर लिवेसी को बुला लाया। जिस समय डॉक्टर आया, उस समय कप्तान आंगन में शराब पीकर नशे में चूर पड़ा था। डॉक्टर ने ऊपर आकर मेरे पिता को देखा और नुस्खा लिख दिया, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी नहीं आई थी, इसलिए वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। इतने में रात हो गई। थोड़ी देर में कप्तान ने अपनी भद्दी आवाज में जोर जोर से गाना शुरू किया। डॉक्टर वहीं बैठा था। उसको कप्तान का गाना पसंद नहीं आया। डॉक्टर नाराज होकर उसे घूरने लगा।
यह देखकर कप्तान और भी जोर जोर से चीख चीख कर गाने लगा और मेज पर हाथ पटकने लगा। पहले तो कप्तान जोर जोर से मेज पर हाथ पटकता रहा और फिर चीख कर बोला, चुप रहो, खामोश। यह सुनकर डॉक्टर बोले, क्या है, मुझे कुछ कह रहे हो? कप्तान बोला, हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ, क्या इतनी भी अकल नहीं है तुम में? उसकी यह बात डॉक्टर को और भी बुरी लगी। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम अपना यह भद्दा गाना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम शराब बहुत पीते हो और ज़्यादा शराब पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन यह सुनकर कप्तान फौरन उछलकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जेब से एक छुरा निकाल लिया। लेकिन डॉक्टर घबराया नहीं। उसने उसे झिड़क कर कहा, बेवकूफ़, छुरा अपनी जेब में रख, वरना फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। कप्तान आग बबूला हो उठा। उसका बस चलता तो वह डॉक्टर को कच्चा चबा जाता। लेकिन डॉक्टर बड़ा निडर आदमी था। उसने डांटते हुए कहा, यह न समझना कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही हूँ, मैं यहाँ का मजिस्ट्रेट भी हूँ। याद रखना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। कप्तान शायद सचमुच डॉक्टर से डर गया था, क्योंकि उस शाम को वह शांत रहा और बाद में कई दिनों तक उसने कोई उत्पाद नहीं किया। मेरे पिता की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। वे बराबर बिस्तर पर पड़े रहते थे, इसलिए सराय की देखभाल का काम मेरी माँ और मुझ पर आ पड़ा। हम लोग जहाँ तक होता था कप्तान से दूर रहते थे कि किसी तरह कप्तान से हमारा पिंड छूटे। जाड़े के दिन थे, सवेरे का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, हल्का हल्का कोहरा भी था, रात को बर्फ भी गिरी थी। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ रुई बिखरी हो। ऐसे समय में कप्तान घूमने निकला। हमेशा की तरह उसके हाथ में आज भी दूरबीन थी, कमर में तलवार लटक रही थी। अक्सर ऐसा होता था कि वह काफी दिन चढ़ने के बाद ही घूमने निकलता था, लेकिन उस दिन ना मालूम क्यों मुंह अंधेरे ही निकल पड़ा था। उस समय माँ पिताजी की देखभाल कर रही थी और मैं नीचे ग्राहकों के खाने की मेज ठीक कर रहा था। उसी समय एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा काफी दुबला पतला सा था। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी कटी हुई थी। कमर में वह भी तलवार बांधे था। अंदर आकर उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैंने यह देखने के लिए कि कहीं यह लंगड़ा तो नहीं है, झुक कर उसके पैर देखे, लेकिन उसके दोनों पैर मुझे सही सलामत मालूम हुए। अपने पास बुलाकर उसने मुझसे पूछा, क्यों जी, क्या उस टेबल पर तुम मेरे दोस्त विल के लिए नाश्ता लगा रहे हो? मैंने कहा, मैं किसी विल को नहीं जानता, यहाँ तो अभी कप्तान आकर नाश्ता करेगा, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। वह आदमी बोला, हाँ हाँ, वही जिसे तुम कप्तान कह रहे हो, उसे ही हम लोग विल कहते हैं। उसके दाहिने गाल पर तलवार की चोट का निशान है ना? ठीक है, लेकिन कप्तान इस समय अंदर नहीं है, घूमने गया है। घूमने? इतने सवेरे? किस तरफ गया है? क्या तुमने उसे जाते हुए देखा था? हाँ, वह उधर पहाड़ियों की तरफ घूमने जाता है। तुम बता सकते हो वह कब तक लौटेगा? मैंने कहा, बस अब लौटकर आता ही होगा। यह सुनकर वह आदमी चौंका और फिर मेरा हाथ खींचते हुए बोला, आओ हम लोग दरवाजे के पीछे छिप जाएं। यह कहकर वह मुझे एक किवाड़ की ओट में खींच ले गया। कुछ देर बाद कप्तान लौट आया। वह आकर अपनी टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। तब वह आदमी दरवाजे से सिर निकालकर बोला, विल, मुझे पहचान रहे हो ना? उसकी आवाज़ सुनकर विल चौंक पड़ा और उसे देखते ही उछल खड़ा हो गया और बोला, कौन? ब्लैक डॉग? हाँ, मैं ब्लैक डॉग ही हूँ। भला यहाँ तुमसे मिलने और कौन आ सकता है? मैं तुम्हें एक बात कहने आया हूँ। कप्तान बोला, देखो, तुम बेकार मेरे पीछे लगे हो, जो कुछ कहना हो जल्दी कह डालो। वह आदमी कप्तान के पास आकर कुछ डरते डरते उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं उन दोनों के लिए शराब ले आया, लेकिन वे लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैं बाहर चला गया, लेकिन उन लोगों की बातचीत सुनने से अपने को रोक नहीं सका। दरवाजे के पास ही कान लगाकर खड़ा हो गया। पहले तो वे लोग बहुत धीरे धीरे बातें करते रहे, अतः मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। फिर दोनों जोर से बोलने लगे। मैंने सुना, कप्तान कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अब दोनों चीख चीख कर बोलने लगे और एक दूसरे को गाली देने लगे। फिर मुझे लगा
कि वे आपस में हाथापाई भी कर रहे थे। टेबल कुर्सी के गिरने और टूटने की आवाज आने लगी और फिर ऐसा लगा जैसे दोनों ने तलवार निकाल ली। सचमुच तलवारें खनकने लगी। इतने में ब्लैक डॉग को मैंने जान बचाकर भागते देखा। उसके हाथ में तलवार थी और उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था। कप्तान ने लपक कर उसका पीछा किया, लेकिन ब्लैक डॉग बच गया और वहां से भाग निकला। कप्तान अपना मुंह पोंछता हुआ अंदर आ गया। उसका सारा शरीर कांप रहा था। दीवार का सहारा लेकर उसने मुझे आवाज दी, जिम। मैं फौरन दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा और पूछने लगा, क्या हुआ? तुम्हें चोट आई है क्या? लेकिन कप्तान ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, शराब लाओ, फौरन शराब लाओ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। मैं उसके लिए शराब लेने अंदर आया। इतने में बाहर जोर की आवाज हुई। मैं लपक कर बाहर आया और यह देखकर घबरा गया कि कप्तान मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा था। मैं फौरन दौड़ गया और माँ को बुला लाया। हम दोनों ने कप्तान का चेहरा देखा और बुरी तरह घबरा गए। उसका रंग उड़ गया था। वह आंखें बंद करके तेजी से सांस ले रहा था। माँ बोली, यह और एक नई आफत आई। उधर तुम्हारे पिता बीमार पड़े हैं और यहाँ सराय का यह हाल है। अब क्या होगा? हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इतने में सौभाग्य से वहां डॉक्टर लिवेसे आ पहुंचा। वह मेरे पिताजी को देखने आया था। उसने आकर कप्तान की जांच की और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह शराब बहुत पीता है। मैं पहले ही जानता था कि किसी न किसी दिन इसका बुरा हाल होगा। जाओ, कोई बर्तन ले आओ। इसके हाथ की एक नस काटकर इसके शरीर से कुछ खून निकालना पड़ेगा, तब यह होश में आएगा। मैं दौड़कर एक तसला ले आया। तब तक डॉक्टर ने कप्तान के हाथ से कपड़े अलग कर दिए थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कप्तान का हाथ बहुत तगड़ा था। डॉक्टर ने अपने झोले में से एक छुरी निकालकर कप्तान के हाथ की नस काट दी। थोड़ा खून बहने के बाद ही कप्तान होश में आ गया और बोला, कहाँ गया? ब्लैक डॉग कहाँ गया? डॉक्टर ने उसे बोलने से मना करते हुए कहा, बको मत, यहाँ कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शराब ज़्यादा ना पिया करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भी मान जाओ तो तुम्हारा लाभ होगा। फिर उसने हमारी ओर मुड़कर कहा, इसे ऊपर ले जाकर इसके बिस्तर में सुला दो। दोपहर का समय था। पिताजी को दवा पिलाने के बाद मैं कप्तान के कमरे में गया। वह बिस्तर में पड़ा था। मुझे देखकर वह बोला, जिम, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जरा मेरा एक काम करो, जाओ एक प्याला शराब ले आओ। मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने तो। मुझे बीच में ही रोककर वह डॉक्टर को गाली देने लगा और बोला, तुम्हारा डॉक्टर बेवकूफ़ है। भला वह मेरे को क्या जाने। शराब से मुझे कुछ नहीं होता, उल्टे फ़ायदा होता है। हम जहाजियों के लिए शराब बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम शराब न पिएं तो अपना काम कैसे करें? देखो ना, शराब के बिना मेरी क्या हालत हो गई है। हाथ पैर कांप रहे हैं। जाओ एक प्याला ले आओ। जाओ, मैं तुम्हें सोने की मोहर दूंगा। उस दिन मेरे पिता की हालत भी अच्छी नहीं थी। मैंने कप्तान को एक प्याला शराब लाकर दे दी। कप्तान एक घूंट में ही उसे पी गया और बोला, हाँ, अब कुछ ठीक लगता है। अच्छा, यह तो बताओ जिम, तुम्हारे उस मूर्ख डॉक्टर ने मुझे कितने दिन तक बिस्तर में पड़े रहने को कहा है? 8 दिन तक। 8 दिन तक? यह कैसे हो सकता है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उन लोगों से अपना माल तो बचाते बनता नहीं, दूसरे के माल पर मरे जाते हैं। मैंने अपना पैसा खर्च नहीं किया, मुझे किसी का डर नहीं है। थोड़ी देर तक चुपचाप पड़े रहने के बाद वह फिर बोला, क्यों जिम, क्या आज तुमने उस आदमी को देखा था? अरे वही ब्लैक डॉग। वह बहुत खराब आदमी है। अब मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा, वरना वे लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। असल में वे मुझसे मेरा संदूक छीनना चाहते हैं। फिर कुछ देर रुककर उसने पूछा, क्यों जिम, तुम घोड़े पर चढ़ सकते हो? अच्छा ठीक है, तो जाओ, तुम डॉक्टर को, जो यहाँ का मजिस्ट्रेट भी है, बुला लाओ। उससे यह कहना कि अपने साथ अपने साथियों और दूसरे लोगों को भी लेता आए। मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही फ्लिंट का पहला साथी था। मैं ही उस जगह को जानता हूँ। मरते समय फ्लिंट मुझे नक्शा सौंप गया था। खैर,
मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि ये लोग मुझे काला निशान दे देंगे। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे उस लंगड़े खलासी से लगता है। मैंने उससे पूछा, कप्तान, काला निशान क्या चीज़ है? यह असल में एक तरह का संदेश है। अगर यह मुझे मिला तो मैं तुम्हें इसके बारे में कभी सारा किस्सा बताऊंगा, लेकिन तुम इस बीच में चारों तरफ कड़ी नज़र रखना, और जब भी कभी तुम्हें वह लंगड़ा दिखाई दे तो मुझे आकर खबर देना। इतना मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। इसके बाद काफ़ी देर तक कप्तान तरह तरह की बातें करता रहा। मैंने उसे दवा पिला दी। जब वह ऊँघने लगा तो मैं उसके कमरे से चला आया। उसी दिन मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। शाम को पिताजी चल बसे। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। दूसरे दिन कप्तान की हालत देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि कभी वह सीढ़ी पर चढ़ता था और कभी नीचे उतरता था, कभी दौड़कर बाहर जाता था और फिर अंदर लौट आता था। एक क्षण भी वह चुप नहीं बैठता था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने तलवार निकालकर टेबल पर रख दी और फिर जाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वह फिर अंदर लौट आया। मुझे उसका चेहरा देखकर डर लगने लगा। वह बुरी तरह घबराया हुआ था। इसी तरह दिन कट गया। शाम को मैं यूं ही सराय के दरवाजे के पास खड़ा था और अपने पिता को याद कर रहा था। मेरा मन बहुत उदास था। उसी समय मैंने देखा कि रास्ते पर एक आदमी धीरे धीरे चला आ रहा है। जब वह सराय के कुछ पास आया तो मैंने देखा कि वह अंधा है। जमीन पर लकड़ी खटखटाते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता था। उसने अपनी आंख और नाक के ऊपर एक हरा कपड़ा बांध रखा था। वह कुछ कुबड़ा भी था और बहुत ही दुबला पतला था। उसके जैसा बदसूरत और डरावना चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। वह सीधा आकर सराय के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने एक अजीब सी आवाज़ में पूछा, अरे भाई, कोई इस अंधे आदमी को बता सकता है कि यह कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? हाल ही में मैंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी आंखें खो दी हैं। कोई मेरी मदद कर दो। मैंने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो मेरी सराय के सामने आ पहुँचे हो। सराय का नाम है एडमिरल पेनवो। मेरी आवाज़ सुनकर वह अंधा बोला, आवाज़ से तो लगता है कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ। बेटा, जरा हाथ थाम कर मुझे अंदर पहुँचा दो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने इस तरह कसकर हाथ पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। फिर वह बोला, बेटा, जरा मुझे एक बार कप्तान के पास पहुँचा दो। मैंने कहा, कप्तान का दिमाग आजकल ठीक नहीं है। उसके पास जाने की मुझमें हिम्मत नहीं होती। अंधे ने मेरा हाथ जोर से ऐंठते हुए कहा, चुपचाप मुझे उसके पास ले चलो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी पकड़ से छूट निकलना संभव नहीं था। मैं अजीब मुसीबत में फंसा था। मजबूर होकर मुझे उसे अंदर लाना पड़ा। वह बार बार मेरा हाथ मरोड़कर कहता था, चलो चलो, रुको मत, सीधे कप्तान के पास चलो, और उसके कमरे में पहुंचते ही कहना, विल तुम्हारा एक दोस्त आया है। अंत में मैं उसे विल के कमरे में ले गया। कप्तान एक कोने में शराब के नशे में चुपचाप पड़ा था। मैंने उसे पुकार कर कहा, विल, तुम्हारा एक दोस्त आया है। यह सुनते ही कप्तान का नशा उड़ गया। अब वह चौंक कर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना घबरा गया था कि उससे उठते भी नहीं बन रहा था। इतने में अंधा बोला, खबरदार विल, उठने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे रहो। मेरी आंखें नहीं हैं, फिर भी मेरे कान इतने तेज हैं कि सब कुछ जान लेता हूँ। अगर तुम वहाँ से जरा भी हिले डुले तो ठीक नहीं होगा। लाओ, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। फिर वह मुझसे बोला, अरे लड़के, जरा इसका हाथ मेरे हाथ में तो दे दे। कप्तान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने कप्तान का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। पलक मारते ही अंधे ने एक कागज कप्तान की मुट्ठी में रख दिया और कहा, बस हो गया। इतना कहकर वह मेरा हाथ छोड़कर फौरन कमरे के बाहर हो गया और दौड़ता हुआ सराय से निकल गया। वह अंधा था, लेकिन उसकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि जब वह एक बार किसी रास्ते से गुजरता था तो उसे रास्ते की पहचान हो जाती थी और फिर वह दौड़ते हुए उधर से निकल सकता था। सड़क पर उसकी लाठी की खट-खट कुछ देर तक सुनाई देती रही। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। मैंने घबराहट में कप्तान का हाथ पकड़ रखा था।
जो ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, उसने कागज खोलकर उसकी तरफ देखा और कहा, 10 बजे। खैर, अभी 6 घंटे की देर है, मैं उससे निपट लूंगा। यह कहकर वह उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन वह बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया था कि लड़खड़ाकर फिर से बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैठ नहीं सका। अजीब तरह से कराहते हुए वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं चिल्लाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन सब बेकार। पत्थर के फर्श पर गिरने से उसका सिर फट गया था और वह बेहोश हो गया था। मैं अपनी माँ को बुला लाया। उसने देखकर बताया कि कप्तान अब कभी होश में नहीं आएगा, वह मर चुका है। मैं कप्तान से बहुत घबराता था, लेकिन फिर भी उसके मर जाने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगा। कप्तान के मरने के बाद मैंने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। मैंने उसे यह भी बताया कि उस अंधे के जाने से पहले किस तरह कप्तान काला निशान की बात कह रहा था। वह डॉक्टर से कुछ कहना चाहता था और एक लंगड़े खलासी का उसे बहुत डर था। मैंने माँ को यह सब इसलिए बताया कि मुझे डर था कि वह अंधा आदमी अपने साथियों को लेकर हमें लूटने के लिए आ पहुंचेगा। कप्तान पर हमारे बहुत से रुपए बाकी थे, लेकिन अब उनका मिलना मुश्किल था। अचानक मैंने सोचा कि कप्तान का संदूक क्यों ना तोड़ डाला जाए, लेकिन संदूक तोड़ने में देर लग सकती थी और मैं अपनी माँ को वहां से लेकर फौरन भाग जाना चाहता था। कप्तान के कमरे में उसका शरीर पड़ा था। हम लोगों ने पास के गांव वालों से मदद लेने का निश्चय किया। माँ के साथ मैं घर से बाहर निकला और फिर हम लोग मौका पाकर दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद हम पास के गांव में जा पहुंचे। हमने वहां के लोगों को सारी बातें बताकर उनसे मदद मांगी। हमने उनसे कहा, सब लोग मिलकर हमारी मदद करो, हमारी सराय की रक्षा का इंतजाम करो और कप्तान का संदूक तोड़कर उसमें से रुपया निकाल लो। लेकिन एक आदमी भी इस काम में साथ देने को तैयार नहीं हुआ। वे सब कप्तान फ्लिंट को जानते थे। उसका नाम सुनते ही वे कांपने लगे। कोई भी हमारे साथ सराय तक जाने को तैयार नहीं था। उनमें से कुछ लोग सिर्फ डॉक्टर के मकान तक जाने को तैयार थे। उनकी यह कायरता देखकर मेरी माँ बोली, यह बिना बाप का लड़का है और तुम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम्हें, लेकिन मैं इसके बाकी रुपए इससे दिलवाऊंगी। मैं खुद संदूक खोलूंगी। मुझे मरने का डर नहीं है। एक आदमी को डॉक्टर लिवेसे को खबर देने के लिए भेजकर माँ के साथ मैं लौट आया। मैंने गांव के एक जान पहचान के आदमी से एक भरी हुई बंदूक ले ली, ताकि अगर मरना पड़ा तो किसी को मारकर मरूंगा। फिर हम लोग इधर उधर छिपते हुए सराय के पास जा पहुंचे। रात हो आई थी। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन उस समय रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों अंदर घुसे। अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। कप्तान के कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। ऐसे में अंदर जाते हुए बड़ा डर लग रहा था। माँ ने मोमबत्ती जलाई और कहा, बेटा, सराय के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और फिर संदूक की चाबी खोज निकालो। दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद मैं कप्तान की जेब टटोलने लगा। पहले मैंने उसके हाथ से वह कागज निकाल कर देखा। कागज एक तरफ सफ़ेद और दूसरी तरफ काला था। जिस तरफ वह सफ़ेद था उस पर लिखा था, आज रात को 10 बजे। कागज अलग फेंककर मैंने कप्तान की जेबों में हाथ डाला। उसकी जेबों से सोने की कई मोहरें, कुछ तागे, एक कुतुबनुमा और एक छोटी सी डिब्बी निकली, लेकिन संदूक की चाबी नहीं मिली। माँ ने कहा, इसके गले में देखो, शायद बंधी हो। उसका गला टटोलने पर मुझे चाबी मिल गई। वह एक डोरे में बंधी हुई थी। चाबी पाकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर हम लोग उस संदूक के पास पहुंचे। उस संदूक पर कई जगहों के नाम लिखे हुए थे। शायद वह कई देशों में घूम चुका था। उसका ताला बहुत पुराना था और उस पर जंग चढ़ाया था। बड़ी मुश्किल से ताला खुला। ढक्कन खुलते ही उसमें से तंबाकू की बड़ी तेज गंध आने लगी। अंदर एक जोड़ा कपड़े रखे थे। उनके नीचे कई तरह की चीजें पड़ी थी। उसमें तंबाकू के कुछ सूखे पत्ते थे। 2 सुंदर रिवॉल्वर थे। चांदी का एक बड़ा सा टुकड़ा था। कुछ सोने के गहने थे और स्पेन की पुरानी घड़ी थी। इसके नीचे जहाजियों के पहनने लायक एक पोशाक थी, जिसमें कागज का एक बंडल था। शायद उस पर नक्शा बना हुआ था। इस पोशाक की जेब में सोने की बहुत सी मोहरें थी। मेरी माँ ने कहा, यह कोई बदमाश और लुटेरा आदमी था
लेकिन हम लोग लूट का माल नहीं छुएंगे। मैं गिनकर इसमें से अपने बाकी रुपए निकाल लूंगी और सब छोड़ दूंगी। माँ को हिसाब लगाने में कुछ देर लगी, क्योंकि संदूक में कई देशों के सिक्के थे। इतने में मुझे ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने माँ से कहा, बस अब इसे यहीं रहने दो और भागने की तैयारी करो, शायद वह अंधा आ पहुंचा है। दरवाजे पर बराबर लकड़ी पटकने की आवाज़ आ रही थी। मैं डरकर खड़ा हो गया। अंधे ने 2-3 बार दरवाजे पर अपनी लकड़ी से चोट की। ऐसा लगा जैसे वह दरवाज़ा तोड़ डालेगा, लेकिन फिर उसकी ठक ठक की आवाज़ धीमी होती गई। शायद वह लौट गया। उसके चले जाने पर हम लोगों ने राहत की सांस ली। मैंने माँ से कहा, माँ, अब यहाँ एक पल रहना भी ठीक नहीं। चलो इस कप्तान का धन लेकर हम लोग भाग निकलें। सराय के दरवाजे मजबूत नहीं हैं, फिर हम लोग यहाँ अकेले हैं। इतने में कुछ दूरी पर एक सीटी की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों फौरन नीचे उतर आए और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। मेरे हाथ में कप्तान का झोला था, जिसमें कुछ चीज़ें थी। हम लोग तेजी से दौड़ रहे थे। इतने में हमने देखा कि कुछ लोग सराय की ओर बढ़े जा रहे हैं। अचानक उनमें से एक आदमी हाथ में मशाल लेकर हमारा पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वह बहुत पास आ गया। उसके पीछे पीछे और बहुत से लोग आ रहे थे। घबराहट के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। इतने लोगों को पीछे आते देखकर माँ डर गई और कहने लगी, बेटा, यह झोला लेकर तुम यहाँ से भाग निकलो। मुझसे तो अब दौड़ते नहीं बनेगा। जाओ, अब मेरी चिंता मत करो। मैं घबरा गया। इतने लोगों के बीच से भाग निकलना आसान नहीं था, इसलिए मैं माँ को लेकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। झाड़ी के पीछे से ही हम लोग उनकी बातचीत सुनने लगे। कुछ देर में 7-8 आदमी दौड़ते दौड़ते हमारी झाड़ी के पास आ गए। जब वे लोग करीब आ गए तो मैंने देखा कि उनमें से 3 आदमी एक दूसरे के हाथ पकड़कर दौड़ रहे थे। आवाज़ से मैंने फौरन पहचान लिया कि बीच वाला आदमी वही अंधा था। सराय के पास आकर उस अंधे ने अपने साथियों से कहा, सराय का एक दरवाज़ा तोड़ डालो। 2-1 आदमी दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन सराय का दरवाज़ा खुला हुआ पाकर वे वहीं खड़े रह गए और दबी आवाज़ में चुपचाप बातें करने लगे। अंधा बहुत नाराज था। वह अपने साथियों को डांट रहा था, तुम लोगों ने देर करके बड़ी गड़बड़ की, सारा माल हाथ से निकल गया। जाओ, अब अंदर जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए। 4-5 आदमी अंदर घुसे और 2 आदमी उस अंधे के पास खड़े रहे। जो लोग अंदर गए थे उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे, विल तो मर गया। अंधे ने बाहर से ही हुक्म दिया, उसकी तलाशी लो और लोहे का संदूक उठा लाओ। वे लोग ऊपर गए। एक आदमी ने कप्तान के कमरे में पहुंचकर खिड़की खोली और ऊपर से ही बतलाया, लगता है किसी ने संदूक खोल लिया है, लेकिन इसमें मोहरें अब भी रखी हुई हैं, कुछ गहने भी हैं। अंधे ने कहा, अरे, मोहरों और गहनों को छोड़ो, वह नक्शा ले आओ, हमें फ्लिंट का नक्शा चाहिए। लेकिन नक्शा तो संदूक में नहीं है। नक्शा नहीं है? लगता है यह उसी छोकरे की शरारत है। अभी थोड़ी देर पहले वे लोग यहाँ आए थे। जब मैं आया था तो यह दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल सका। अब तुम लोग जरा इधर उधर खोजो, किसी तरह उस लड़के को पकड़ना पड़ेगा। और देखो, मकान तोड़कर उसमें आग लगा दो। अंधे का हुक्म पाकर कुछ लोग आसपास हमें ढूंढने लगे और कुछ मकान की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगे। फिर उन्होंने मकान में आग लगा दी। इतने में झाड़ी के पास ही हमें सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों फिर से भागने लगे। हमें लगा कि यह सीटी उस अंधे ने ही अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए बजाई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि यह सीटी अंधे और उसके आदमियों में से किसी ने नहीं, बल्कि दूसरे किसी आदमी ने बजाई थी। उनमें से एक आदमी घबराकर बोला, होशियार, यह तो डार्क की सीटी मालूम होती है। यह दूसरी मुसीबत आई, भागो। यह सुनकर अंधा उन्हें डांटने लगा, भागना चाहते हो कायर कहीं के? अरे, तुम लोग डार्क से इस तरह डरते क्यों हो? तुम जरा उस लड़के और उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करो, जल्दी करो। उसके साथी हमें ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके चेहरे से इतना साफ था कि वे लोग अब बुरी तरह घबरा रहे थे और भागने का मौका ढूंढ रहे थे। इतने में अंधे ने उन्हें ललकार कर कहा, घबराओ मत, उन लोगों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है।
नक्शा उस लड़के के पास ही होगा। जैसे भी हो, नक्शा हमें हासिल करना ही पड़ेगा। नक्शा मिल जाए तो हमें बहुत सारा माल मिल सकता है। अगर मेरी आंखें होती तो अभी मैं उन्हें पकड़ लेता। गुस्से में आकर उसने अपने एक आध साथी को मार भी दिया। वे लोग नाराज हो गए और उस पर टूट पड़े। उन लोगों को आपस में लड़ते देखकर हमारी जान में जान आई। इतने में अचानक टीले की तरफ से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। साथ ही बंदूक छूटने की भी आवाज आई। यह सुनकर लुटेरे भागने लगे। थोड़ी ही देर में अंधा अकेला रह गया। वह भी घबराकर एक तरफ दौड़ा, लेकिन एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और अपने साथियों को आवाज देने लगा, ब्लैक डॉग, जॉनी। अरे कहाँ भाग गए तुम सब? क्या मुझ अंधे को अकेला छोड़ जाओगे? कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी साथ ले चलो। इतने में कुछ घुड़सवार तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए उधर से निकले। अंधेरे में वे यह नहीं देख सके कि वहां अंधा जमीन पर गिरा हुआ था। वे उसके ऊपर से होकर निकल गए। अंधा एक चीख मारकर तड़पने लगा और फिर शांत हो गया। सबसे आगे वाला घुड़सवार थोड़ी देर में हमारे पास आ पहुंचा और कूदकर घोड़े से नीचे आ गया। हमने फौरन पहचान लिया, वह पुलिस कप्तान मिस्टर डेंस था। उसके पीछे पास वाले गांव का वह लड़का था जिसे हमने डॉक्टर के पास खबर देने के लिए भेजा था। साथ में और भी कई सिपाही थे। उनके साथ हम लोग फिर से लौटकर गांव में आए। माँ बहुत डर गई थी। माँ को गांव में एक जगह ठहराकर दरोगा के साथ मैं फिर से सराय की तरफ लौटा। सराय जल रही थी। लुटेरे कप्तान का धन लेकर भाग निकले थे। दरोगा बोला, जिम, ये लोग तो रुपए लेकर भाग निकले, लेकिन हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वे लोग क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा, रुपए तो वे लोग ले गए, लेकिन जिस चीज को वे ढूंढ रहे थे वह मेरे पास ही है। उसे मैं किसी ऐसे आदमी के हाथ सौंपना चाहता हूँ जो उसे संभाल कर रखे। पहले तो दरोगा चाहता था कि वह नक्शा मैं उसे ही दे दूं, लेकिन फिर मेरे कहने पर वह डॉक्टर को देने के लिए राजी हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, डॉक्टर को दे दो। वे गांव के मजिस्ट्रेट भी हैं, उनके पास यह चीज़ हिफाजत से रहेगी। मैं उनको अंधे के मरने की खबर दे आऊं? मैंने जानबूझकर अंधे को मारा नहीं। वह अचानक घोड़े के नीचे आ गया, लेकिन डॉक्टर मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तुम भी मेरे साथ साथ डॉक्टर के पास चलो ना। मैं एक सिपाही के घोड़े पर बैठकर दरोगा के साथ डॉक्टर से मिलने चल पड़ा। हमें देखकर डॉक्टर साहब बोले, आओ अंदर चले आओ। इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? दरोगा एक सांस में ही सारा किस्सा बता गया। सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा, इन दोनों माँ बेटों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। अच्छा जिम, जिस चीज को लुटेरे खोज रहे थे वह तुम्हारे पास ही है ना? देखें, दो तो। मैंने गोल लपेटा हुआ कागज डॉक्टर के हाथ में रख दिया। डॉक्टर ने कागज देखकर अपने मित्र से पूछा, ट्रिलोनी, तुमने फ्लिंट का नाम सुना है? ट्रिलोनी इस गांव का एक अमीर था और डॉक्टर का मित्र था। डॉक्टर उसके यहाँ दावत खाने आया था। वह बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसका नाम सुनकर तो बड़े बड़े बहादुर कांपने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने भी उसका नाम कहीं सुना है। लोगों का कहना है कि उसके पास बहुत से हीरे जवाहरात हैं। शायद उसका धन लूटने के लिए ही लुटेरे यहाँ आए हैं। देखें, इस नक्शे से क्या पता चलता है? मुझे तो लगता है कि इस नक्शे से उस जगह तक पहुंचा जा सकता है जहां फ्लिंट का खजाना छिपा हुआ है। नक्शे के साथ साथ दो चीजें और थी, एक छोटी सी डायरी और एक कागज जिसके ऊपर मोहर लगी हुई थी। डायरी में बहुत घसीट कर लिखे गए अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कई जगह कुछ निशान भी बने हुए थे जिन्हें समझना मुश्किल था। शायद वह फ्लिंट के हिसाब किताब की डायरी थी। वह नक्शा एक टापू का मालूम होता था जो शायद 9 मील लंबा और 5 मील चौड़ा था। उस नक्शे में कई पहाड़ और छोटे बड़े सागरों के नाम लिखे थे। टापू तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया गया था। टापू के दोनों ओर 2 बंदरगाह थे। बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसका नाम शायद स्पाई ग्लास था। इस पहाड़ के ऊपरी भाग में लाल स्याही से तीर की तरह 3 निशान बने हुए थे। उनमें से एक निशान के पास बहुत बारीक अक्षरों में लिखा था, छिपा हुआ खजाना। पास ही लिखा था, पहाड़ के ऊपर वाले सबसे बड़े पेड़ के पास। नक्शा पाकर हम लोग बड़े खुश हुए। ट्रिलोनी बोला,
लिवेसे, तुम अब डॉक्टरी का पेशा छोड़ दो, इसमें तुम्हें आमदनी ही कितनी होती है। कल ही मैं ब्रिस्टल शहर जाऊंगा। मुझे आशा है कि 1 महीने के अंदर ही मैं अच्छा सा जहाज और कुछ चुने हुए खलासियों को ला सकूंगा। जिम को हम लोग साथ ले चलेंगे। तुम जहाज के डॉक्टर रहोगे और मैं उसका कप्तान रहूंगा। अब देरी करना ठीक नहीं। जैसे भी हो, हम लोगों को उस टापू का पता लगाना ही चाहिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।